नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अराउंड द जीएस पर। साथियों, आज से इस चैनल पर आपको यूपीएससी के लिए नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपको 23 और 24 के लिए यूपीएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। और सबसे पहले आपको हिस्ट्री के नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री है। इसके बाद आपको मेडिवल हिस्ट्री के नोट्स दिए जाएंगे और फिर लास्ट में आपको एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स दिए जाएंगे। और ये नोट्स हैं हिस्ट्री के बहुत ही फेमस टीचर रहे हैं मणिकांत सर, उनके द्वारा बनवाए गए हैं। तो आपको क्वालिटी की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, बस आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री से। और ये रहे मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, ये प्रीलिम्स के लिए हैं। इसके बाद आपको मेंस का भी मटेरियल दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखें, आधुनिक काल के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है 18वीं सदी का इतिहास, फिर दूसरा है उपनिवेशवाद, और तीसरा है राष्ट्रवाद, चौथा है स्वतंत्रता के बाद भारत। तो इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके उसके बाद में एक एक टॉपिक टू टॉपिक कवर करेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए, 18वीं सदी का जो इतिहास है उसको भी 2 भागों में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है सुविधा के लिए, ताकि पढ़ने में आसानी हो और समझ में भी अच्छी तरीके से आए। तो यहाँ पे देखिए 2 भागों में इसको बांटा गया है। 18वीं सदी का पूर्वार्ध, जो कि समय होता, पूर्वार्ध का मतलब होता है 1701 से लेकर 1750 तक, यानी 18वीं सदी का फर्स्ट हाफ को हम पूर्वार्ध कहते हैं। ठीक है, जो कि समय होगा 1701 से 1750 तक, इसको कहेंगे 18वीं सदी का पूर्वार्ध। फिर दूसरा पार्ट है इसका 18वीं सदी का उत्तरार्ध। उत्तरार्ध का मतलब जो लास्ट वाला पार्ट है, यानी 1750 से 1800 तक के समय को, यानी 50 साल के इस समय को हम लोग उत्तरार्ध कहेंगे। फिर ये जो 18वीं सदी का जो समय है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, यानी इम्पोर्टेंट क्या है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग इसको 3 भाग में और फिर डिवाइड किया गया है, यानी ये 3 प्रमुख टॉपिक हैं बेसिकली। तो यहाँ पे पहला देखिए टॉपिक है मुगल साम्राज्य का पतन और क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना कैसे हुई है, ये हम डिस्कस करेंगे इसमें। फिर दूसरा पॉइंट है मराठे मुगल साम्राज्य को विस्थापित करने में क्यों विफल हो गए, यानी मराठे मुगल साम्राज्य को विस्थापित करने में क्यों विफल रहे, इसको देखेंगे। फिर तीसरा जो पॉइंट है वो है 18वीं सदी के पूर्वार्ध के काल को पतन, प्रगति या नई संभावनाओं का काल माना जाए। यानी इन तीनों में कन्फ्यूजन है कि यानी क्या माना जाए, उसको पतन माने या प्रगति का काल माने या फिर नई संभावनाओं का काल माने, यानी 18वीं सदी के पूर्वार्ध को यानी क्या माना जाए, इसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो यही 3 टॉपिक मेन है इस समय में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक देखिए है मुगल साम्राज्य का पतन तथा क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना। अब क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना कैसे हुई, इसको हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अनेक क्षेत्रीय राज्य स्थापित हुए, जिसमें 3 प्रकार के राज्य स्थापित हुए। तो आपको पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप ये मान के चलिए कि मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका है, क्योंकि मुगल साम्राज्य का जो पतन है वो फिर मेडिवल इंडिया में चला जाता है। तो जब हम मेडिवल इंडिया के नोट्स आपको देंगे तो उसमें आपको बताएंगे मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। ठीक है, ये मुगल साम्राज्य के पतन के बाद की हिस्ट्री है। ठीक, तो आप ये मान लीजिए कि मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका है, उसके बाद की बात की जा रही है। ठीक है, तो जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, उसके बाद में 3 तरह के राज्य उभर कर सामने आए, जिसमें सबसे पहले उत्तराधिकारी राज्य, और दूसरा है विद्रोही राज्य थे,
और तीसरे मुगल साम्राज्य की कुछ परिधि से बाहर के भी राज्य थे इसमें। तो ये 3 तरीके राज्य उभर कर सामने आए जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पॉइंट देखते हैं, उत्तराधिकारी राज्य कौन कौन से थे। तो यहाँ पे देखिए दिया, इन राज्यों के संस्थापक पुराने मुगल अधिकारी थे, यानी जो मुगल सत्ता थी उन्होंने जो अपने राज्यों में अधिकारी नियुक्त किए थे तो वही उनके मतलब संरक्षक थे। ठीक, इन्होंने मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। अब ये जो उन्होंने अधिकारी नियुक्त किए थे वो जो टैक्स आता था पब्लिक से, जो टैक्स लेते थे उसमें उतना पैसा यानी जो केंद्र में सत्ता थी उसको वापस नहीं करते थे, यानी उतना टैक्स बहुत सारा हिस्सा अपने पास बचा के रख लेते थे, जिससे वो जो केंद्र में सत्ता थी उससे ज़्यादा ताकतवर हो गए। और जब वो केंद्र में बैठी सत्ता से ज़्यादा ताकतवर हो गए तो उन्होंने अपने आप को उससे अलग कर लिया, यानी स्वतंत्र राज्य बना लिए। ठीक है, तो ऐसे राज्य जो होंगे उनको हम उत्तराधिकारी राज्य की कैटेगरी में रखेंगे। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर कौन कौन से उत्तराधिकारी राज्य हुए। तो सबसे पहला है बंगाल। इसके बारे में देखिए, स्वतंत्र बंगाल राज्य का संस्थापक मुर्शीद कुली खान था, जो 1780 में बंगाल के दीवान के पद पर नियुक्त हुआ था। यानी जो मुर्शीद कुली खान था वो पहले यानी कब 1780 में बंगाल के दीवान के पद पर था, परंतु बाद में औरंगजेब की मृत्यु जब हुई उसके बाद उसका फ़ायदा उठाकर उसने बंगाल के सूबेदार का भी पद ग्रहण कर लिया। यानी जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो बंगाल के सूबेदार का भी एक पद होता था, यानी बंगाल का दीवान और बंगाल का सूबेदार ये दोनों अलग अलग पद हुआ करते थे। तो ये दोनों पद उसने अपने कब्जे में कर लिए। तो जब ये सूबेदार का पद भी ग्रहण कर लिया तब उसे नवाब कहा गया। ठीक है, तो मुर्शीद कुली खान को नवाब कब कहा गया? जब उसने बंगाल के सूबेदार का भी पद ग्रहण कर लिया तब उसको नवाब नाम दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर है 1727 में उसका उत्तराधिकारी उसका दामाद हुआ जिसका नाम था सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन 1727 से 1739 तक हुआ। फिर उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र सरफराज खान हुआ जो 1740 तक रहा, यानी 1 साल ही रहा। इसके बाद सरफराज खान को मारकर अलीवर्दी खान ने 1740 में उसकी सत्ता प्राप्त की और 1756 ईस्वी तक उसने शासन किया। तो ये था बंगाल के बारे में कि बंगाल कैसे उत्तराधिकारी राज्य है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है अगला उत्तराधिकारी राज्य है अवध। अवध के बारे में देखिए बताया गया है कि 1722 ईस्वी तक शहादत खान नामक मुगल वजीर ने इसे व्यवहारिक रूप में स्वतंत्र बना दिया था। यहाँ पर जो मुगल वजीर था शहादत खान, उसने इसको स्वतंत्र बना दिया। 1739 में उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी सफदर जंग हुआ, उसे मुगल वजीर का पद मिला था, अतः अवध के नवाब को नवाब वजीर का कहा गया। जो सफदर जंग था उसे मुगल वजीर का पद प्राप्त हुआ था और फिर उसको अवध के नवाब के नाम से भी जाना गया। सफदर जंग का उत्तराधिकारी सुजाउद्दौला हुआ जिसने बक्सर के युद्ध में हिस्सा लिया था। बक्सर का युद्ध आगे आपको डिस्कस करेंगे। तो ये इतनी बात अवध के बारे में है। अवध भी एक उत्तराधिकारी राज्य है। तीसरा देखिए राज्य है हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो स्वतंत्र हैदराबाद राज्य का संस्थापक जो था वो निजामुल मुल्क, जिसको हैदराबाद के निजाम कहा जाता है नहीं, तो वही था इसका संस्थापक हैदराबाद का, जिसका नाम था चिनकिलिस खान भी इसका नाम था, कहा जाता था इसको।
1722 और 1724 के बीच वह मुगल वजीर के पद पर रहा, परंतु आगे वह असंतुष्ट होकर 1724 में हैदराबाद चला गया और वहाँ स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सारे जो है मुगल शासकों के द्वारा किसी न किसी पद पर इनको रखा गया है, लेकिन बाद में यही लोग अपने आप को जो केंद्र में सत्ता है उससे अलग कर ले रहे हैं, यानी खुद ही उसको स्वतंत्र बना ले रहे हैं। तो हैदराबाद भी उत्तराधिकारी राज्यों में से एक है। अब दूसरा पॉइंट है, हमने बताया था विद्रोही राज्य। विद्रोही राज्य कौन कौन से थे इसके बारे में देखेंगे। तो विद्रोही राज्यों में जो विद्रोह के द्वारा बने हैं, यानी लड़ाई झगड़े के द्वारा जो राज्य बनाए गए, उनको हम विद्रोही राज्य कहते हैं। तो पहले तो थे उत्तराधिकारी राज्य, उसके बाद में विद्रोही राज्य। उत्तराधिकारी राज्यों में बंगाल, अवध और हैदराबाद, तो ये 3 उत्तराधिकारी राज्य हैं। अब विद्रोही राज्यों में देखिए जैसे सिख राज्य, इसके बारे में देखिए बताया गया है कि सिख पंथ गुरु नानक के द्वारा एक शांतिपूर्ण पंथ के रूप में स्थापित किया गया था। सिख धर्म में 2 कारणों से सामूहिकता की भावना मजबूत रही और आज भी है, जैसा कि आप देखते हैं। वो कौन कौन सी 2 भावनाएं थी? पहली थी संगत लगाना और लंगर लगाना, यानी सामूहिक भोज जिसको कहते हैं। इन दोनों के कारण सिख पंथ में जो सामूहिकता की भावना है वो मजबूत ही रही हमेशा। आगे देखिए, आगे जब मुगल साम्राज्य से इसकी टकराहट हुई तो सिख पंथ सैनिकीकरण की ओर मुड़ गया। यानी जब इसको बनाया गया था तब इसमें सैनिकीकरण की व्यवस्था नहीं की गई थी, यानी सैनिक नहीं रखे गए थे। एक शांतिपूर्ण पंथ के रूप में इसका निर्माण किया गया था सिख राज्य का। लेकिन जब इससे मुगल साम्राज्य के शासक टकराने लगे तो इनको ज़रूरत हुई कि सैनिकीकरण की आवश्यकता पड़ी और फिर इसने सैनिकीकरण किया। आगे गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कर सिख पंथ को एक मजबूत सैन्य संगठन में बदल दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की और इसको एक सैन्य संगठन के रूप में बदला, परंतु ना तो गुरु गोविंद सिंह और ना ही उनके शिष्य बंदा बहादुर सिख राज्य की स्थापना कर सके। यानी कि इसमें सैनिकीकरण तो हुआ लेकिन ये उतना मजबूत नहीं हो पाया जितना मजबूत होना चाहिए था, जिसमें गुरु गोविंद सिंह और उनके बंदा बहादुर जो उनके शिष्य थे, उन दोनों लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन फिर भी सिख राज्य जो है वो मजबूत सैनिकीकरण नहीं स्थापित कर सका। बाद में 1761 में पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था उसमें बहुत सारी मतलब हत्याएं की गई, यानी बहुत सारे लोग मारे गए उसमें। उसके बाद से बहुत ही खालीपन जैसा हो गया, तो उस खालीपन को भरने के लिए 1764 में अमृतसर में एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना हुई, जिसको रणजीत सिंह के अंतर्गत सिख राज्य की भारत की प्रमुख शक्ति बन गया। यानी रणजीत सिंह के नेतृत्व में फिर 1764 में अमृतसर में सिख राज्य को बनाया गया और जो भारत की एक प्रमुख शक्ति बन गया और आज भी चल रहा है। तो ये जो था सिख राज्य, ये विद्रोही राज्य की श्रेणी में आता है। अगला राज्य है मराठा राज्य। मराठा महाराष्ट्र के ये जमींदार थे। उन्हें राज्य के रूप में संगठित करने का काम जो है 1774 में छत्रपति शिवाजी ने किया था। शिवाजी ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसने पेशवाओं के अधीन एक बड़े साम्राज्य का रूप ले लिया, परंतु पेशवा बालाजी बाजीराव के काल तक एक मराठा परिसंघ अस्तित्व में आ चुका था। यानी ये जो मराठे थे ये महाराष्ट्र के जमींदार हुआ करते थे। फिर छत्रपति शिवाजी ने इनको एक संगठित करने का काम किया और एक साम्राज्य बनाने की ओर अग्रसर हुए। तो इसके केंद्र में देखिए
पूना का पेशवा, नागपुर के भोसले तथा ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर तथा वडोदरा के गायकवाड़ इत्यादि शामिल थे। यानी शिवाजी ने जो सबको एक संगठित किया, उसके केंद्र में पूना का पेशवा, नागपुर के भोसले तथा ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर और वडोदरा के गायकवाड़ ये शामिल हुए। फिर नेक्स्ट विद्रोही राज्य है जाट राज्य। जाट राज्य कौन है? ये जाट सामान्यतः किसान थे और ये दिल्ली, मथुरा और आगरा एवं उसके पास फैले हुए थे। इनके बीच कुछ महत्वाकांक्षी जमींदार भी थे। उनमें से एक गोकुल जाट ने 1767 में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया, परंतु इसे दबा दिया गया क्योंकि उतना ताकतवर थे नहीं ये, क्योंकि वे किसान थे। तो गोकुल जाट ने जो 1667 में विद्रोह किया, इसको दबा दिया गया। फिर 1685 में राजा राम जाट ने विद्रोह किया। इस विद्रोह को भी कुछ कठिनाइयों के बावजूद दबा दिया गया, परंतु आगे चूड़ामन जाट एवं बदन सिंह के अंतर्गत राज्य की स्थापना हो गई। तो जाट जो राज्य है उसकी स्थापना किसके समय में हुई? तो चूड़ामन और बदन सिंह के नेतृत्व में इसकी स्थापना हो गई थी। अब इसके बारे में देखिए क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर आपको याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे? क्योंकि जाट जो थे वो किसान थे और किसानों से अधिक जब कोई लगान वसूलेगा तो वो विद्रोह करेंगे ही करेंगे। इसी से परेशान होकर गोकुल जाट ने विद्रोह किया जो 1667 में हुआ। इसको भी मुगल शासकों ने दबा दिया। और फिर राजा राम जाट ने 1685 में विद्रोह किया, इसको भी दबा दिया गया। लेकिन जब चूड़ामन और बदन सिंह ने इसको जब विद्रोह किया तो ये नहीं दबा पाए और उन्हीं के नेतृत्व में जाट राज्य की स्थापना हो गई। तो ये थे विद्रोही राज्य। नेक्स्ट है अफगान राज्य। अफगान राज्य जो है वो रुहेला राज्य की स्थापना जो है अवध के उत्तर में रुहेला अफगानों द्वारा की गई थी। इस राज्य से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण रुहेला सरदार नजीबुद्दौला और हाफिज अहमद खान थे। इन्होंने भी विद्रोह करके एक अलग राज्य बना लिया था, नजीबुद्दौला और हाफिज अहमद खान, जो ये रुहेला अफगान थे। तो ये थे विद्रोही राज्य। अब बात करते हैं जो मुगल साम्राज्य की परिधि से बाहर के राज्य थे, वो कौन कौन से थे जिन पर यानी उनका कोई कंट्रोल नहीं था, जो उनके नेतृत्व से बाहर थे, यानी उनकी पहुंच से दूर थे। तो ऐसे कौन कौन से राज्य थे? जिनमें सबसे पहले थे मैसूर। ये विजयनगर साम्राज्य का उत्तराधिकारी राज्य था, यानी जो विजयनगर का साम्राज्य था उसका उत्तराधिकारी राज्य था ये मैसूर। और इस पर ओडियार वंश का शासन था, परंतु एक सैनिक कमांडर हुआ हैदर अली, इन्होंने उसकी सत्ता छीन ली मैसूर की सत्ता छीन ली। और हैदर अली तथा उसके उत्तराधिकारी थे टीपू सुल्तान, इनके अधीन एक शक्तिशाली मैसूर राज्य की स्थापना हुई। यानी जो मैसूर था वो विजयनगर साम्राज्य का उत्तराधिकारी राज्य था। इस पर ओडियार वंश का शासन हुआ करता था, लेकिन जो उनके सैनिक कमांडर थे हैदर अली, उन्होंने उसकी सत्ता को छीन लिया। और जो उनके उत्तराधिकारी थे टीपू सुल्तान, इन दोनों के अधीन एक शक्तिशाली मैसूर राज्य की स्थापना हुई जो मुगल साम्राज्य की परिधि से बाहर थे। फिर नेक्स्ट है कालीकट। कालीकट में जमोरिन की सत्ता स्थापित थी। यह राज्य विदेश व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। विदेश व्यापार के लिए क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि ये तट पर स्थित है, यानी समुद्री तट पर स्थित है। जो राज्य समुद्री तट पर होता है वो व्यापार की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो कालीकट में जमोरिन की सत्ता थी। ये भी मुगल साम्राज्य की परिधि से बाहर के राज्य हैं। और नेक्स्ट है त्रावणकोर। त्रावणकोर केरल के क्षेत्र में
मार्तंड वर्मा एवं राम वर्मा के अधीन एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में स्थापित हुआ। जो त्रावणकोर है वो केरल के पास में है और वहाँ पर मार्तंड वर्मा और राम वर्मा की नेतृत्व में इसका उदय हुआ। और इसका श्रेय जो है वो मार्तंड वर्मा को जाता है, क्योंकि उन्होंने जो डच आए थे वहाँ पर उनको भगाने का कार्य किया था, यानी उनको हराया था। तो ये थे मुगल साम्राज्य की परिधि से बाहर के राज्य। अब इसमें देखिए क्वेश्चन आता है 18वीं सदी का विवाद क्या है, यानी इसमें भी कुछ विवाद है, तो उसको देखते हैं सबसे पहले। तो एक इस युग को अंधकार के युग के रूप में चित्रित किया जाता है, यानी कुछ इतिहासकार जो हैं इसको अंधकार का युग मानते हैं, यानी 18वीं सदी का जो ये इतिहास है इसको अंधकार का युग कहते हैं। और 18वीं सदी के पूर्वार्ध को राजनीतिक विघटन का काल समझा जाता है, क्योंकि मुगल साम्राज्य जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो गया था। उसके जो उत्तराधिकारी राज्य थे वो भी अब धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र कर रहे थे, यानी अलग कर रहे थे उससे। तो उसको राजनीतिक दृष्टि से विघटित काल समझा गया और इसे आर्थिक विघटन का भी काल समझा जाता था। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगा कि इसका क्या विवाद है। ये आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके विवाद को कवर करेंगे।